अर्थशास्त्र में आपने एलपीजी सुना है? आपने जी। शब्द क्या होता है एलपीजी? कैसे ये खत्म होगी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और खालिस्तान की? तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए कि ये समस्या से हम निजात पा सकें? एक सुनार के पास जाएंगे आप तो उसके पास ऐसी वस्तु बताइए सोने की जो उसके पास नहीं मिलती। कोई ऐसे कैग हैं इंडिया के जो बहुत फेमस हुए हैं केवल अपनी ऑडिटिंग के कारण। उन्होंने सरकार के काफी स्कीम्स को सामने लेकर आए। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या पोर्टफोलियोज थे उनके पास में? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन हिज प्रोफाइल? समाजशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक विलंबना, डेवलपमेंटल लेग, विकासात्मक विलंबना, सांस्कृतिक और भौतिक विलंबना। इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको क्या है ये? गुड आफ्टरनून, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। यस मदिहा, जी सर। नाम बड़ा सुंदर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? सर ये एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है सराहनीय या प्रशंसनीय, ऐसा व्यक्ति जिसकी सराहना की जा सके। अच्छा, तो कैसे कैसे मदर फादर के दिमाग में ये बात कैसे आई कि अरबी भाषा के शब्द से आपका नाम रखा गया? सर ये नाम बुआजी ने रखा है और ये अहमद शब्द से रखा गया है। अहमद जो प्रोफेट मोहम्मद है उनके बचपन का नाम था, तो उसका जो फीमेल वर्जन है उसमें मदीहा बोलते हैं। गुड। यू बिलोंग टू बड़नगर। बड़नगर मीन्स व्हाट? बड़नगर नाम कैसे रखा इसका? सर एक किदवंती है कि वहां पर एक वट वृक्ष है। उन वट वृक्ष से भगवती माता प्रकट हुई थी। उस क्षेत्र में बसने वाले जो लोग थे फिर उन्हें बड़नगर कहा जाने लगा उस क्षेत्र को। तो बड़ किसको बोलते हैं? मतलब वट बड़ वृक्ष, नाम? बड़ जो बड़ का वृक्ष था। जी। वट। अच्छा अच्छा। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बड़नगर? कितनी पॉपुलेशन है यहाँ की? सर लगभग 60,000 है और यदि ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ ले तो 2 लाख है समथिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने ग्रेजुएशन विक्रम यूनिवर्सिटी से किया है? जी। विक्रम, विक्रम मीन्स व्हाट? नाम विक्रम के नाम पे ये यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी क्यों रखा गया? सर उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। उज्जैन में तो जो है एक से एक बड़े बड़े राजा महाराजा और मतलब कई सारी कहानियां हैं जी। उज्जैन की। तो विक्रमादित्य के नाम पे ही क्यों आए? सर जो अन्य राजा महाराजा थे उनके भी तुलना के कक्ष में ये जो राजा विक्रमादित्य वो अधिक है। इन ये अपने न्यायिक क्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, धर्म प्रणायता के लिए, और जो इनकी पराक्रम और वीरता थी इसके लिए जाने जाते थे। और नवरत्न भी इनके दरबार में रहते थे, इस कारण नाम रखा गया। एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके? एमए किया है आपने? नहीं किया है एमए? नहीं सर, नहीं क्या। एमए नहीं किया। बीए, बीए किया है आपने ना? जी। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। गुड। अर्थशास्त्र में आपने एलपीजी सुना है? आपने जी। शब्द क्या होता है एलपीजी? सर 1991 में भारत सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण अ, और एक और है, और निजीकरण, इन्हें बढ़ावा दिया गया था। इसे एलपीजी कहते हैं। क्या क्या कंसेप्ट क्या था? सर उसके पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो बंद अर्थव्यवस्था जैसी थी, और जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो भी कम था। आर्थिक संकट से उबरने के लिए देश में एक नीति अपनाई थी जिसमें हम विदेशों से लोन ले सके और जो हमारे व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार किया जा सके। तो इसके जनक जनक किसको माना जाता है इसका? मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उन्हें कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या क्या पोर्टफोलियोज थे उनके पास में? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन हिज प्रोफाइल? सर वित्त मंत्री भी रहे थे वो। अच्छा। सर अभी इतना ही ध्यान है उनके बारे में। ओके। एक और बात जो मुझे जो है बार बार ध्यान में आती है कि जी। आजकल डिजिटल मनी का प्रयोग बहुत हो रहा है। जी। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का प्रयोग क्यों? ये डिजिटल ट्रांजेक्शन से हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इकोनॉमी? ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हमारी अर्थव्यवस्था में
किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर छोटा सा एग्जांपल, एक एग्जांपल देके बस समझाइए। सर इसके कई लाभ है, जैसे जो हमारी भौतिक मुद्रा रहती है उसके विपणन में, उसके मुद्रण में और उसके जो वितरण रहता है उसमें जो लागत लगती है उसे कम भी करता है, और यह अधिक सुरक्षित है जो भौतिक मुद्रा है उसके मुकाबले। इसलिए जो कैशलेस इकोनॉमी है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी समय, किसी भी, कहीं भी दूर हम ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमारा जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें सुगमता मिलती है। इसलिए सरकार इसे बढ़ा रही है। नहीं, पर जैसे मैं देखता हूँ मेरे यहाँ सुबह सुबह जो है सब्जी वाला आता है, जी उसको भी मैं डिजिटली ट्रांजेक्शन करके जो है पेमेंट देता हूँ। उसको तो बेचारे को बैंक जाके पैसा निकालना पड़ता है, उसके लिए तो एक बर्डन हो गया वो एक। क्यों क्यों ले वो तो उसने जो है क्यूआर कोड नीचे रखता है अपने ठेले के नीचे, सर क्यूआर कोड से नहीं लूंगा मैं तो पैसे, मेरे को नगद दो मेरे को, क्योंकि मंडी से माल लाना मेरे को नगद देना पड़ता हूँ। क्यों क्यों क्यूआर कोड से दें आप? सर इसके लाभ अधिक है इस कारण, और ये कई स्तर पर प्रयोग हो रहा है। वो जो व्यक्ति, वो भी आगे क्यूआर कोड से जो पेमेंट है वो कर सकता है, इसलिए जो डिजिटल मुद्रा है उसे अपनाना चाहिए। यदि मैं आपको 10 रुपए दूं जी और आपसे कहूं कि उससे ऐसा क्या खरीदेंगे आप कि ये रूम पूरा भर जाए, 10 रुपए में 10 का नोट आपको दूं और आपसे क्वेश्चन करूं कि आप उससे क्या खरीदेंगे कि ये रूम पूरा भर जाए उससे? सॉरी सर, जिसका आइडिया नहीं। वो एक अंधेरे कमरे वाला, पता है कि मोमबत्ती और माचिस जैसे पूरा कमरे में उजाला हो जाएगा। मैंने कब कहा कि जो है कमरे में उजाला है? हाँ मैंने तो कहा ही नहीं आपको कमरे में उजाला जी, है। सॉरी सर। यस। एक और क्वेश्चन, सब नॉट कनेक्टेड विथ योर स्टडीज। एक मेज, एक प्लेट में 2 सेब रखे, खाने वाले 3 लोग हैं, जी कैसे खाएंगे? सर, काट के उसे 3 हिस्से कर सकते हैं, 2 सेब के। आपने क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं मेरा। जी क्वेश्चन यही तो बात है, बस एडमिनिस्ट्रेशन में यही बात है कि बॉस आपका क्या कह रहा है, यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बॉस ने कहा क्या है और कर क्या दिया आपने, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। बॉस ने क्या कहा या पब्लिक का परसेप्शन समझना पड़ता है हमको कई बार। जी जब हम चेयर पे बैठते हैं ना, एसडीएम की चेयर पे आप बैठेंगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द परसेप्शन ऑफ पब्लिक। पब्लिक की आवाज का मतलब आपको निकालना पड़ेगा वहां पर। तो आपके सब सेंस ऑर्गन्स जो है बहुत सेंसिटिव होना चाहिए सब, जी समझे ना आप? एक भी यदि शब्द का गलत अर्थ निकाल लेंगे आप वहां पर तो ब्लंडर भी हो सकता है, जी सर। समझे ना? क्योंकि एसडीएम के पास में लॉ एंड ऑर्डर होता है, समझते हैं आप? जी सर। तो लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स होते हैं एसडीएम के पास में। एक और चीज यदि मैं आपसे पूछूं कि एक सुनार के पास जाएंगे आप तो उसके पास ऐसी वस्तु बताइए सोने की जो उसके पास नहीं मिलती है। सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया नहीं। Yes, ma'am. थैंक यू सर। Madiha, जी you're already selected in 2021 examination, right? जी। So आपका सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर और क्या बनना चाहती हैं आप? मैम, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं फील्ड वाली पोस्ट चाहती थी। मैं चाहती फील्ड वाली जी। जैसे फील्ड वाली जैसे एक एसडीएम है और सीईओ है, बीडीओ है और नायब तहसीलदार है और क्या करते सहकारिता। हैं? सीईओ का क्या फुल फॉर्म है? सीईओ क्या है सीईओ? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जनपद में। इंग्लिश में क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, सो क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या काम करते हैं वो फील्ड में? सर मैम, ये जो जनपद स्तर पर जितनी पंचायतें रहती है और उनसे संबंधित जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन उसके थ्रू करते हैं। क्या क्या योजनाएं होती हैं पंचायत की? पंचायत की जैसे एक मनरेगा है जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए है, और बहुत सारी सरकार की ग्रामीण क्षेत्र में विकास की योजनाएं हैं, जैसे ग्राम सड़क योजना है, और एक पूरा मॉडल है
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला भी एक योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो शहरी सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया कराना, ये सभी। और इसके साथ ही जो अन्य भी योजनाएं महिला बच्चों संबंधित चलती है पंचायत के थ्रू, वो सभी कार्य करना। कौन कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए पंचायत के थ्रू? जैसे लालिमा योजना जो स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से होती है। पंचायत नहीं, पंचायत नहीं, इनडायरेक्टली हम योगदान दे सकते हैं। अभी मैं पंचायत स्पेसिफिकली और महिलाओं से रिलेटेड आपने खुद कहा, तो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो पंचायत विभाग के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जाती है ग्रामीण स्तर पर? मैम, वो आरक्षण की जो व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में, जो चुनाव होते हैं उसमें 50% आरक्षण। दैट इज नॉट स्कीम, मैं योजना पूछ रही हूँ, वो तो एक प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। आई एम आस्किंग अबाउट स्कीम्स, व्हाट आर द स्कीम्स? सॉरी मैम, अभी इतना ही। अभी आपने कहा ना कि योजनाओं को लागू करना, तो दैट यू शुड नो ना। अच्छा, एसडीएम्स की क्या क्या फील्ड जॉब्स हैं जो आपको पसंद है? मैम, सभी विभाग के अंतर्गत समन्वय बनाना और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे मेंटेन करना, और जो आम जनता है उन्हें संबोधित करना, किसी भी विषय को लेकर अपने बात कहना उनसे, और योजना के प्रसारण में भी कार्य लॉ एंड करना। ऑर्डर का काम एसडीएम जो है उनको वो शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? वो जो पुलिस विभाग है उनके सहयोग से कार्य करते हैं, और एक संहिता बनी हुई उसके तहत मिलती है। कौन सी? सॉरी मैम। और आपने क्या कहा था? सीओ, बीडीओ, एसडीएम, बस जी। इतनी ही फील्ड जॉब्स और आपको भी चाहिए? नायब तहसीलदार भी है। नायब तहसीलदार भी, नायब तहसीलदार, तो नायब तहसीलदार के कौन से कार्यों से आप प्रभावित हैं? मैम, मैंने ऐसा पढ़ा है कि वो फील्ड जॉब है, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र से अधिक जानकारी नहीं। अच्छा, उनके क्या कार्य हैं अभी जानकारी नहीं है आपको? कुछ कार्य आप कभी गए तहसील ऑफिस? नहीं, अभी नहीं। तो तहसीलदार के कोई कार्य आप नहीं जानते हैं? रेवेन्यू कलेक्ट करना उनका कार्य रहता है। रेवेन्यू कलेक्ट करना, जो जो भूमि कैसे राजस्व है उन सबसे संबंधित कार्य करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? मैम, विशिष्ट जानकारी नहीं। ओके, आपने सोशलॉजी भी पढ़ी है ना? जी। तो अभी हम देखते हैं जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, हमारी विवाह व्यवस्थाएं भी बदलती जा रही है जी। ना? आप बता सकते हैं कि क्या प्रवृत्तियां हैं बदलती विवाह व्यवस्थाओं की, खासकर अगर हम महिलाओं के संदर्भ में बात करें, तो क्या उसके नकारात्मक प्रभाव हैं या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं? मैं विवाह संस्था में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। जैसे पहले अरेंज मैरिज अधिक होती थी, लेकिन अब उनके स्थान पर लव मैरिज प्रधान हो गई है। और इसके अतिरिक्त अब लिव इन रिलेशनशिप, ये एक नया कॉन्सेप्ट भी हमारे समुदाय से परिचित हुआ है। और पहले संयुक्त तो परिवार थे, अब जो विवाह के बाद होते हैं वो एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। और यदि हम इनके प्रभाव की बात करें तो दोनों तरीके से है, सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक भी है। जैसे यदि लव मैरिज है तो उसके नकारात्मक प्रभाव ये है कि विवाह दो परिवार, जो दो संस्कृति अलग अलग, उन सबका मिलन रहता है, जबकि परिवार के सहयोग नहीं मिलने से भविष्य में कठिनाई आ सकती है। और जो लिव इन रिलेशनशिप है, इनके भी कई नकारात्मक प्रभाव भी है कि यदि महिलाओं को बाद में अलग कर दिया जाता है तो उनके भरण पोषण की, और यदि बच्चे हैं तो उनके भविष्य की, इन सब की चिंता भी रहती है। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपके अपने क्या विचार है खुद को लेकर और इन जनरल? जी। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जो अरेंज मैरिज है उससे पसंद करती हूँ, लेकिन यदि कोई लव मैरिज करता है तो मुझे उन किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से अरेंज मैरिज। जी। तो आप अपने ही समुदाय में अरेंज मैरिज करना चाहते हैं? मैम, ये भविष्य की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, यदि जो व्यक्ति कैसे हैं, उनकी विचारधारा। अरेंज मैरिज मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप अपने ही समुदाय के अंदर रहना चाहती हैं? व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से, ओके। तो ये जो एक अलगाववादी चीजें हम देखते हैं, अलगाववाद क्या होता है? ये आपने राजनीति विज्ञान भी पढ़ा है। मैम, अलगाववाद की धारणा ये है कि जो हमारा देश है, प्रशासन है, उनकी नीतियों से अलग रहकर जो स्वयं की नीति है या जो स्वयं की भावना है वो अहम के रूप में रखना, और राष्ट्रीय हित से परे होकर सिर्फ समुदाय के हित को ज्यादा प्राथमिकता देना। तो कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि भारत देश में किस तरीके से अलगाववादी काम कर रहे हैं? जी। मैम, इसमें भारत के कई क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां हैं,
जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जो प्रशासन की नीतियां हैं उसमें, और एक खालिस्तान जो समर्थक लोग व्यक्ति रहते हैं उनमें भी प्रवृत्ति मिलती है, और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जो कई प्रकार के आंदोलन होते हैं वहाँ भी ये अलगाववादी प्रवृत्तियां हैं। तो कैसे ये खत्म होगी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और खालिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए कि ये समस्या से हम निजात पा सकें? मैम, जो संपूर्ण समुदाय है किसी भी वर्ग का, वो सब नहीं है, केवल कुछ एक व्यक्ति रहते हैं जो अन्य मानसिकता से प्रभावित होकर इस प्रकार कदम उठाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करके ने उनकी स्पेसिफिक कार्यवाही करनी चाहिए। जो हमारे राष्ट्रवादी भावना है, जो राष्ट्रीय हित है, उनको समस्त क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है। जो एकता और अखंडता है, सामाजिक समरसता है, उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो स्थानीय स्तर पर समस्याएं रहती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यदि हम इन्हें पर बेहतर कार्य करेंगे तो व्यक्ति अलगाववादी प्रवृत्ति नहीं रखेंगे। अच्छा, यदि तो समान सरकार ने पर्याप्त कार्य किए हैं इन मुद्दों पर? जी मैम, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही निरंतर कार्य कर रही है क्षेत्र में। अभी हम वक्फ बोर्ड जो मुद्दा करंट अब में अपन देख रहे थे, उसमें आया था कि महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए ना, काफी विरोध जो है मुस्लिम समुदाय कर रहा था, उसका क्या कारण आपको लगता है? मैम, जो वक्फ बोर्ड है उन्हें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात की है, लेकिन कुछ रूढ़िवादी जो संगठन है जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा जो है देवबंद दारुल उत्तर प्रदेश वाले, वो व्यक्ति इनका विरोध करते हैं। उनके निजी कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण वो महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं करते। पितृसत्तात्मक जो सोच है वो भी हावी है उन तो पर। इन एक्चुअल क्या है, मतलब हमारे मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा ये सब नेगेटिव जो मानते हैं, आप पॉजिटिव मानते हैं या उसको नेगेटिव? ना, अपना मत सबका हो सकता है ना, तो क्यों ऐसा है और कैसे हम उससे सुधार सकते हैं इसको? मैम, जो है उसमें जो शिक्षा है उसके आधुनिकरण न होने से जो पारंपरिक शिक्षा प्रदान की जाती है या जो धार्मिक गुरु है उनके द्वारा इस मत का प्रचार किया जाता है कि महिलाओं लैंगिक भेदभाव जो पर है उन सबको कम करने की जरूरत है, जिससे हम महिलाओं का हित सुनिश्चित कर सके। और जो वो प्रबुद्ध बुद्धिशाली है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भी चाहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आगे आए, और सरकार भी इसके लिए कदम उठाती है। आप पर्दा प्रथा का व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? मैं पर्दा प्रथा को सही नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता है वो सभी का अधिकार है। अच्छा, और कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको आप सही नहीं मानती है महिलाओं के लिए? जी, मैम, एक हलाला प्रथा है जिसे बंद करने की आवश्यकता है। एक बहुपत्नी विवाह है, वो भी आपको नहीं लगता कि अगर आप आवाज उठाएंगी तो आपके ही लोग आपके खिलाफ बातें करने लग जाएंगे? मैम, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये खत्म हो, लेकिन सामने आकर बोलने में बचते हैं। क्यों बचते हैं? मतलब आप चाहती हैं, आपकी जैसी तमाम ऐसी हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं होंगी जो चाहती हैं कि उसमें सुधार हो या बदलाव हो, तो क्यों नहीं आगे आ पाती हैं? मैम, पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलता उनको। यदि सपोर्ट मिलता है या कोई किसी मंच पे जाकर अपनी बात रख सके तो जरूर रखेंगी। अभी ऐसा कोई मंच नहीं बना पाई महिलाएं? मैम, एक मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच। क्या होता है उसमें? उसमें जो मुस्लिम महिलाओं से संबंधित जितने भी विवादित मुद्दे रहते हैं उस पर काम करने के लिए कार्य करते हैं। तो आपके बाकी बंधु लोग उसको सपोर्ट करते हैं, भाई लोग? अभी इस विषय में मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जो महिलाओं की प्रगतिशील सोच है उनके समर्थक है। ठीक, थैंक यू। महिला ऑलरेडी सिलेक्टेड जी, है ना? कब है आपकी ज्वाइनिंग? मैम, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ज्वाइनिंग अभी कोई सूचना नहीं आई इस विषय पर। अच्छा, किस पद पर चयनित है आप? अधीनस्थ लेखा सेवक के पद पर चयन हुआ। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? जी, अकाउंटिंग के अंतर्गत जो व्यापार से संबंधित जितने भी लेन देन रहते हैं मौद्रिक रूप से उसका लेखन किया जाता है, और ऑडिटिंग के अंतर्गत जो काम हो चुका है उसका जांच की जाती है कि वो सही जगह हुआ है कि नहीं। तो आप क्या करेंगी, ऑडिटिंग करेंगी या अकाउंटिंग करेंगी? मैम, अभी इसमें हमें कैडर नहीं मिला है कि एटीओ है कि ऑडिट विभाग है कि पेंशन विभाग है। आपके यहाँ पे कैडर्स होंगे? जी, 4 कैडर है इसमें अलग अलग। भारत में सबसे बड़ा पद कौन सा है ऑडिटिंग के लिए?
केग है महान। क्या है कैग की फुल फॉर्म? सीएजी की फुल फॉर्म क्या है? जी, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इस टाइप कुछ कोई नाम है। ऐसे कैग हैं इंडिया के जो बहुत फेमस हुए हैं केवल अपनी ऑडिटिंग के कारण? उन्होंने सरकार के काफी स्कीम्स को सामने लेकर आए थे। सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में जानकारी आप उस सेवा में हैं, आपके लिए तो आदर्श होने चाहिए। मान लो आपको ऑडिटिंग मिल जाता है तो आप जी। कहीं ऑडिट करें तो उनकी कार्य प्रक्रिया को देखें। जी, जी मैम, मैं इसके बारे में विनोद राय जी का नाम सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना? अच्छा, ये वटनगर बड़नगर हो गया, जी। है ना? तो कुछ भाषाई संक्रमण हुआ है, शाब्दिक संक्रमण हुआ है इसमें, है ना? रूढ़ शब्द को बदल दिया गया। जी। हिंदी में कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सॉरी। भाषा का अपभ्रंश हुआ है यहाँ? जी, वर्ड का वर्ड सुना हुआ है? है। जी। अपभ्रंश शब्द पता है आपको क्या होता है? जो मूल शब्द है उससे निकल कर जो अन्य शब्द बनते हैं, विकृत होकर या विकृत परिवर्तित हो गए होकर। तो वट को बड़ कर दिया, तो ये क्या विकृत हुआ है या अपने और सात्विक रूप में आ गया है? मैम अपभ्रंश हुआ है इसका। अपभ्रंश हुआ है। जी। अपभ्रंश का भी और विकृत रूप होता है, उसको आगे क्या कहते हैं? सॉरी। अच्छा, ठीक है। भाषण देना आपका हॉबी है ना? डायरी लेखन हॉबी है और वो चयन में सहायक है कि पुरस्कृत हो भाषण प्रतियोगिताओं में। अच्छा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका जी। भाषण देना। एक अच्छे वक्ता की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? हाँ, उनमें संप्रेषण का गुण होना चाहिए कि जो श्रोता है उनसे अपने आप को सीधे कनेक्ट कर सके, और वाक्पटुता होनी चाहिए कि शब्द जो चयन है वो अच्छे स्तर का हो, और फिर शब्दों को कहाँ पर हमें किस भावना के साथ कहना है वो भी याद होना चाहिए कि कहाँ पर ओज का प्रयोग करना है, कहाँ पर संवेदनशील रहना है, ये सब भी। फ्रिक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए इसमें, जी। फ्लक्चुएशन क्या है। एक भाषण में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जो आपने एथिक्स में भी पढ़ी होगी, परसुएशन, जी। प्रत्ययन। सुना है? जी। क्या होता है ये प्रत्ययन? मैम इसका तात्पर्य है कि हम किसी व्यक्ति के जो मनोविचार है, मनो जितने भी विचार उनको परिवर्तित करने के उद्देश्य से कोई संप्रेषण करते हैं, जिसे प्रबोधक संप्रेषण कहते हैं। अपनी बात मनवा देना। जी। तो ये आपको प्रशासन में कैसे उपयोगी हो सकता है? हाँ जी। प्रशासन में हम हमारे उच्चाधिकारी और जो हमारे अधीनस्थ है दोनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो हमें यदि हमारे अधीनस्थ से कोई बात मनवानी है तो उसमें भी ये काम आ सकता है। और जब हम आम जनता को संबोधित करते हैं किसी विषय को लेकर, तो उनके मनोविचार को बदलने में और जो नीतियाँ रहती हैं उनके क्रियान्वयन करने में और नीतियों को समझाने में और जो भी सामाजिक सुधार के कार्य हैं वो सब करने में भी ये काम आ सकता है। आपको लगता है अभी 3 तलाक जो नया कानून आया है जी। और 3 तलाक को जो इलीगल कर दिया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट परसुएशन था? जी मैम। कैसे? मैम बड़े स्तर पर इसके व्यापक प्रभाव भी देखे गए हैं कि जो 3 तलाक के थे वो पहले की अपेक्षा अब कम केस आने लगे हैं, और जो जनता है, आम जनता, वो भी अब इसके खिलाफ धीरे धीरे मनोवृत्ति बना रही है। अच्छा, समाज शास्त्र क्या होता है? समाजशास्त्र एक ऐसी शाखा है अध्ययन की जिसके अंतर्गत जो हमारा समाज समाज शास्त्र है। शाखा है या अनुशासन है? जी। समाज शास्त्र शाखा है अध्ययन की या अपने आप में अनुशासन है, अनुशासनिक विषय है? एक विषय है पूरा। शाखा तो जी। समाज शास्त्र की होंगी। जी। हाँ। हाँ, जिसके अंतर्गत हम जो समाज है उनकी समस्याएं हैं और जो उसके अंतर्गत संस्था, समिति, समुदाय, परिवार, तलाक, विवाह, इन सब का अध्ययन करते हैं विस्तृत स्तर पे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि यूसीसी के बारे में सुना है आपने? यूनिफॉर्म सिविल कोड जी मैम। क्या है ये? मैम ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। इसमें है कि जो देश के समस्त नागरिक हैं उनके लिए एक समान नागरिक संहिता तैयार करना। जैसे दीवानी कानून सब, जैसे फौजदारी कानून सबके एक समान रहते हैं, वैसे ही दीवानी कानून जिसमें तलाक, विवाह, भरण पोषण, इन सब के लिए भी एक समान कानून तैयार करना है। आपको लगता है हमारे देश में लागू होना चाहिए? जी मैम, मुझे लगता है कि हमारे देश में से लागू करना चाहिए। अभी कहाँ पे लागू है? देश के किसी एक जी। राज्य में है क्या लागू? जी। एक गोवा में इसे लागू किया गया है पहले से, और अभी उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू किया है। अच्छा, तो अगर पूरे भारत में लागू करेंगे इसको जी।
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो दूसरे अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जी। अधिकार, वो कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा उससे? मैम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में है, किंतु धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, जो 14 में है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, और यदि कोई धार्मिक कानून समानता के विरोध में है तो उसे कम करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम जी। महिलाओं को क्या लाभ हो सकते हैं? जी, इसमें बाल विवाह समाप्त हो जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं में सबसे ज्यादा बाल विवाह है। जी मैम, शरीयत के अनुसार 15 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिए जाते हैं। ठीक है, जी। और क्या लाभ हो सकते हैं? जो 4 विवाह की प्रथा है, बहुपत्नी प्रथा, वो समाप्त हो जाएगी, और एक हलाला जो प्रथा है, वो भी समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा तलाक, जो 3 तलाक है, वो और प्रभावशाली ढंग से लागू हो जाएगी, और जो लैंगिक समानता है, उसकी स्थापना होगी, और जो सशक्तिकरण है, वो बढ़ेगा मुस्लिम महिलाओं का भी। अच्छा, आपके समुदाय, आप इस समुदाय से आती हैं, जी। और आप, मुझे ऐसा लगता है, सांस्कृतिक रूप से काफी आगे बढ़ चुकी हैं, बौद्धिक रूप से भी। जी। एक समाजशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक विलंबना, डेवलपमेंटल लेग, विकासात्मक विलंबना, सांस्कृतिक और भौतिक विलंबना। इसका कॉन्सेप्ट पता है आपको, क्या है ये? जी मैम, मैंने अध्ययन किया था, लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो रहा है अच्छा, विडम्बना का। ठीक है, थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। ठीक है मदीहा।